तो गाइस अब हम बात करेंगे बंगाल राज्य के बारे में। तो गाइस बंगाल में अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1615 ईस्वी में विद द परमिशन ऑफ शाह शुजा। तो गाइस शाह शुजा एक मुगल बादशाह था उस समय का। उसकी परमिशन से ही 1615 ईस्वी में बंगाल में एक फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, जो गाइस बंगाल की पहली अंग्रेज द्वारा स्थापित फैक्ट्री होती है। इसके पश्चात 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा एक स्वर्णिम फरमान जारी किया जाता है, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल में पूरी तरह से कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। बस उन्हें मात्र 3000 रुपये किराया देना पड़ेगा पर साल इस कंडीशन पर। तो गाइस यह जो कार्य है मुख्यतः अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसे अंग्रेजों को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था। तो गाइस 1700 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया जाता है मुर्शिद कुली खां को, और इसके समय कैपिटल थी ढाका। तो गाइस जो मुर्शिद कुली खां है 1713 ईस्वी में अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर देता है, तथा यह बंगाल का प्रथम नवाब कहलाता है। तथा यह भी घोषणा कर देता है कि इसके ऊपर तथा बंगाल के ऊपर किसी भी मुगल सम्राट तथा अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित नहीं है। तो गाइस जो पहला नवाब होता है वो मुर्शिद कुली खां होता है, जिसकी समय अवधि 1713 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक रहती है, और इसकी जो कैपिटल लेती है वह यह ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद कर लेता है। तो गाइस बंगाल का अगला नवाब होता है मुर्शिद कुली खां का पुत्र शुजाउद्दीन, जिसकी समय अवधि 1727 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक रहती है। तो गाइस शुजाउद्दीन मुख्यतः 1733 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार में आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तथा बिहार के सूबेदार के रूप में अली वर्दी खां को नियुक्त कर देता है, जो इसका चचेरा भाई होता है। तो गाइस शुजाउद्दीन का पुत्र होता है सरफराज खां, जो कि बंगाल का अगला नवाब होता है। तो गाइस सरफराज खां और शुजाउद्दीन के चचेरे भाई अली वर्दी खां के बीच कुछ विवाद हो जाता है, जिसके बाद अली वर्दी खां बगावत कर देता है। तो गाइस सरफराज खां और अली वर्दी खां के बीच 1740 ईस्वी में घेरिया का युद्ध होता है, जिसमें अली वर्दी खां सरफराज खां की हत्या कर बंगाल का चौथे नंबर का नवाब बनता है अली वर्दी खां, जिसकी समय अवधि मुख्यतः 1740 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक रहती है। तो गाइस इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की थी। उसका कहना यह था कि अंग्रेज जहाँ भी जाते हैं वह मधुमक्खी की तरह वहाँ चिपक जाते हैं। तो गाइस अली वर्दी खां का पुत्र होता है सुराजुद्दौला, जो बंगाल का 5th नंबर का नवाब होता है। तो गाइस इसकी समय अवधि मुख्यतः 1756 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक रहती है। तो गाइस इस समय की सबसे बड़ी समस्या जो यह रहती है कि बंगाल में कलकत्ता नगर में अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी शुरू करी जाती है, तथा बंगाल के ही चंद्रनगर में फ्रांसीसियों द्वारा किलेबंदी शुरू कर दी जाती है। तो गाइस किलेबंदी पर जो सिराजुद्दीन है दौला है, वह मुख्यतः फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों को किलेबंदी रोकने की चेतावनी देता है, परंतु फ्रांसीसियों तो इस बात के लिए मान जाते हैं, परंतु अंग्रेज सिराजुद्दौला की बात नहीं मानते। तो गाइस इसी बात से क्रोधित होकर 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला अटैक करता है कासिम बाजार पर, जो गाइस उस समय की अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी, उस पर आक्रमण कर देता है। तो गाइस उसके कुछ दिन पश्चात ही 15 जून 1756 ईस्वी में यह कलकत्ता पर आक्रमण करके कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लेता है, तथा कलकत्ता नगर पर पूरे पर अपनी घेराबंदी कर लेता है। तो गाइस यह कलकत्ता से मुख्यतः 146 सैनिकों को बंदी बनाता है, जिसमें यह एक कालकोठरी के अंदर इन 146 सैनिकों को बंद कर देता है, और जब कुछ दिनों पश्चात यह कालकोठरी खोली जाती है तो 123 अंग्रेजी सैनिकों की मृत्यु हो जाती है, मात्र 23 सैनिक बचते हैं। और इन 23 सैनिक में एक सैनिक होता है विलियम हॉलवेल, जो गाइस पूरी घटना की जानकारी पत्र के माध्यम से अंग्रेजी गवर्नमेंट को देता है। तो गाइस अंग्रेजी गवर्नमेंट इस पर तुरंत ही एक्शन लेते हुए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना के भेजती है रॉबर्ट क्लाइव को।
तो गाइस 9 फरवरी 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि होती है, जिसमें समझौता होता है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी किलेबंदी कर सकती है तथा कंपनी अपने सिक्के ढालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो गाइस यह जो अलीनगर की संधि है वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती। तो गाइस 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की काफ़ी बहुत बुरी तरह से पराजय हो जाती है। तो इसके गाइस पराजय के मुख्य कारण एक था केवल इसके सैनिक के जो मुख्य अधिकारी थे मीर जाफ़र तथा राय दुर्लभ इसे धोखा देते हैं और क्लाइव के साथ मिल जाते हैं तथा इसकी सेना का सारा भेद खोल देते हैं। तो गाइस इसके सैनिक पे दो और मुख्य अधिकारी थे जिनका नाम था मीर मदान तथा मोहनलाल। तो गाइस ये इसका साथ देते हैं सिराजुद्दौला का और युद्ध में इसके साथ लगे रहते हैं। तो गाइस यह कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के केवल 43 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे, जबकि सिराजुद्दौला के लगभग 500 से ज़्यादा सैनिक मात्र 1.5 घंटे में की अवधि में मारे गए थे। तो गाइस इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी जाती है तथा मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया जाता है। तो गाइस मीर जाफ़र की समयावधि मुख्यतः 1757 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी के बीच रही है। मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम, जिसकी समयावधि मुख्यतः 1760 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी के बीच रहती है। तो गाइस यह बंगाल का काफ़ी योग्य नवाब रहता है और गाइस यह बंगाल की राजगद्दी पर बैठते ही मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को यह संदेश भिजवाता है कि सेना का संगठन किया जाना चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ तथा अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ दिया जाना चाहिए। तो गाइस इनके बीच में संधि होती है और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब होता है और मीर कासिम, और वहीं दूसरी तरफ हेक्टर मुन्नो जो कि अंग्रेज़ों द्वारा भेजा गया एक अधिकारी होता है, एक ब्रिटिश अधिकारी होता है। तो गाइस इनके बीच युद्ध होता है जिसमें कि हेक्टर मुन्नो की विजय होती है, जबकि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय शुजा-उद-दौला तथा मीर कासिम इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से पराजित होते हैं। तो गाइस इस विजय के पश्चात मीर जाफ़र को बंगाल का दोबारा नवाब घोषित कर दिया जाता है, जिसमें 1763 ईस्वी से लेकर 1765 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। तो गाइस 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है, जो मुख्यतः रॉबर्ट क्लाइव तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच होती है। तो गाइस मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के लिए केवल पराजय जो शब्द है वही काफ़ी बड़ा था। तो गाइस पराजय होने से केवल मुग़ल बादशाह का जो उस समय जो स्थान था काफ़ी नीचे हो गया और मुग़ल जो साम्राज्य है वो पूरी तरह से पतन की तरफ अग्रसर हो गया, जबकि सिराजुद्दौला को पेनल्टी के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए तथा अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट देनी पड़ी तथा पूरे बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का पूरा आधिपत्य स्थापित हो गया तथा टैक्स डिपार्टमेंट सारा अंग्रेज़ों के पास शिफ्ट हो गया। तो गाइस अगला नवाब बनता है 1765 ईस्वी से लेकर 1766 ईस्वी में निज़ाम-उद-दौला, जो कि बंगाल का अगला नवाब बनता है। तो गाइस इस नवाब की जो नियुक्ति की जाती है मुख्यतः अंग्रेज़ों द्वारा की जाती है, बंगाल में कर वसूलने के लिए की जाती है। और गाइस यह उस समय केवल एक कर वसूल करने वाला अधिकारी होता है और ये जो बंगाल के नवाब का पद होता है यह एक तरह से काफ़ी क्षीण हो जाता है उस समय तक। 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन चलाया जाता है, जिसमें वहाँ के लोगों से डबल टैक्स वसूला जाता है, जिसमें 7 साल के अंदर बंगाल जैसा समृद्ध प्रांत पूरी तरह से लूटकर एक गरीब प्रांत बना दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा। तो गाइस जो ये समय अवधि है 1765 से लेकर 1772 ईस्वी की, इसे भारत की लूडी बोलते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे अवध के बारे में। तो गाइस 1722 ईस्वी में मुग़लों से अलग होकर एक नवीन राज्य की स्थापना की जाती है जो कि अवध के नाम से फेमस होता है। और गाइस इसकी स्थापना करने वाला होता है पहला नवाब सैयद आदत अली खां।
इसे बहरान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस इसकी समय अवधि मुख्यतः 1722 ईस्वी से लेकर 1739 ईस्वी तक रहती है तथा यह अपनी राजधानी फैज़ाबाद स्थानांतरित करता है। तो गाइस 1739 ईस्वी में ईरान का शासक नादिर शाह जब मुगलों को हराकर करनाल के रास्ते वापस लौट रहा होता है तो सैयद अली खान ने ही उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया तथा वहाँ की धन दौलत से उसका ध्यान आकर्षित करवाया। तो गाइस जब नादिर शाह वहाँ आक्रमण करता है तो वह गाइस इतनी बड़े पैमाने पर वहाँ लूट होती है कि सैयद खली का इस लूट को देखकर आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लेता है। तो गाइस अब हम बात करेंगे अवध के दूसरे नवाब सफदर जंग के बारे में, जिसकी समय अवधि 1739 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक के बीच में रही है। तो गाइस इसे अबुल मंसूर खां के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस फिर वो अवध का नवाब बनता है शुजाउद्दौला, जिसकी समय अवधि 1754 ईस्वी से लेकर 1775 ईस्वी के बीच रहती है। इसके पश्चात बनता है अवध का नवाब आसफुद्दौला, जिसकी समय अवधि 1775 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी के बीच रहती है। तो गाइस यह राजधानी का स्थानांतरण करता है। यह मुख्यतः लखनऊ को अपनी राजधानी बनाता है तथा मुहर्रम बनाने के लिए एक इमामबाड़े का निर्माण करवाता है। तो गाइस फिर बनता है वाजिद अली खां अवध का नया नवाब, जिसकी समय अवधि 1847 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक रहती है। तो गाइस उस समय लॉर्ड डलहौजी ने लखनऊ को हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था, जिसमें इसने वाजिद अली खां की हत्या कर दी थी। तो गाइस वाजिद अली शाह की वाइफ होती है बेगम हज़रत महल, जिससे इसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इसका पुत्र का नाम होता है वीर जिस कादिर, जिसे अवध का अंतिम नवाब बोला जाता है। तो गाइस अब हम बात करेंगे राजपूतों के बारे में। तो गाइस 1708 ईस्वी में बहादुर शाह फर्स्ट ने आक्रमण किया राजस्थान पर। तो गाइस उस समय राजस्थान पर रूल कर रहे थे मारवाड़ के शासक अजीत सिंह तथा आमेर के शासक जय सिंह। तो गाइस हम मारवाड़ को मुख्यतः जोधपुर के नाम से भी जानते हैं तथा आमेर को मुख्यतः जयपुर के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस इन दोनों राजाओं में से अजीत सिंह ने तो अधीनता स्वीकार कर ली बहादुर शाह फर्स्ट की, परंतु जय सिंह ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अधीनता स्वीकार नहीं की बहादुर शाह फर्स्ट की। तो गाइस इस जय सिंह इतिहास में इनका काफ़ी नाम है। ये राजपूतों के काफ़ी शक्तिशाली तथा फेमस राजा कहलाते हैं। मुग़ल बादशाह जहांदार शाह ने इसे सवाई या मिर्ज़ा की उपाधि दी। तो गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो गाइस राजपूतों का महानतम शासक माना जाता है सिवाई मिर्ज़ा जयसिंह को, जिसकी समय अवधि 1600 ईस्वी से लेकर 1747 ईस्वी तक है। तो गाइस ये काफ़ी लंबा टाइम है ये। तो गाइस इनकी क्वालिटी मुख्यतः ये एक महान खगोल शास्त्री थे, ये एक वैज्ञानिक भी थे और दिल्ली तथा जयपुर में इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और गाइस इन्होंने वेधशाला रिसर्च सेंटर मुख्यतः 5 जगह खोले थे। रिसर्च सेंटर में मुख्यतः इन्होंने सूर्य घड़ियों का निर्माण करवाया था, जिसमें जो 5 जगह खोली गई थी, जो पहला था दिल्ली, दूसरा था जयपुर, तीसरा था मथुरा, चौथा था वाराणसी और पांचवा था उज्जैन। तो गाइस 1714 ईस्वी में मुगलों की सेना ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया तथा महाराजा अजीत सिंह को पराजित कर दिया। तो गाइस उस समय मुगलों तथा राजपूत के राजा महाराजा अजीत सिंह के बीच एक संधि होती है, जिसमें महाराजा अजीत सिंह को अपनी पुत्री का विवाह मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर के साथ करना पड़ता है। इसके बाद सैयद बंधु का युद्ध होता है 1720 ईस्वी में जय सिंह द्वितीय के साथ, और सैयद बंधु जय सिंह द्वितीय को पराजित कर देते हैं तथा उससे आगरा का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं अपने अंडर, और राजपूत भी मुग़ल साम्राज्य के अधीन हो जाते हैं। तो गाइस औरंगज़ेब की नीतियों के खिलाफ विद्रोह करने वाले, कृषि तथा जमींदारी करने वाले लोग जो दिल्ली, मथुरा तथा आगरा में निवास करते थे, वो मुख्यतः जाट कहलाए थे और यह पर्टिकुलर मुग़ल साम्राज्य में जाटों का उदय हुआ था। तो गाइस
मुख्यतः 17वीं शताब्दी में औरंगज़ेब के टाइम इनका उदय हुआ था। और 1669 ईस्वी में गोकुल नामक एक व्यक्ति ने, जो जाटों का प्रथम नेता कहलाता है, इसने प्रथम बार जाटों के लिए विद्रोह किया था। और गाइस 1680 से लेकर 1690 के बीच में जाटों का आंदोलन मुख्यतः राजा राम के अंतर्गत रहा था। तो गाइस राजा राम ने अटैक किया था अकबर के मकबरे पर, जो कि सिकंदराबाद में स्थित है, तथा उसने वहां पर लूटपाट करके अकबर की अस्थियों को कब्र से निकालकर उसे जलाया था। तो गाइस क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसकी अस्थियों को दफनाया भी गया था और जलाया भी गया था? तो गाइस केवल अकबर की अस्थियों को दफनाया भी गया था और जलाया भी गया था। तो गाइस इसका आंसर अकबर है। फिर गाइस बात करते हैं चूड़ामन जाट के बारे में, जिसकी समय अवधि मुख्यतः 1690 ईस्वी से लेकर 1721 ईस्वी तक रही है। यह गाइस मुख्यतः राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान पर शासक करता था और यह स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना करी थी इसने। तो गाइस यह एक प्रथम जाट शासक था जिसने ऐसा कार्य किया था। तो गाइस इसने मुगलों से अलग होकर जाट साम्राज्य की स्थापना करी थी, जाट राज्य की स्थापना करी थी। तो गाइस इसने 1921 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली थी और इसका दूसरा स्वतंत्र शासक फिर बना था बदन सिंह, जिसकी समय अवधि मुख्यतः 1721 ईस्वी से लेकर 1756 ईस्वी तक रही है। तो गाइस इसी का भतीजा था चूड़ामन। तो गाइस नादिर शाह का आक्रमण होता है, जो आगरा तथा मथुरा पर भी आक्रमण करता है, जिससे जाट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और गाइस अहमद शाह अब्दावली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि धारण करवाई थी। तो गाइस अब आता है सूरजमल जाट, जिसकी समय अवधि 1756 ईस्वी से लेकर 1763 ईस्वी तक रही है। इसने गाइस पानीपत के युद्ध में, जो मुख्यतः 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, जो मुख्यतः मराठा तथा अहमद शाह अब्दावली के बीच हुआ था। तो गाइस जो ये सूरजमल जाट है, यह मुख्यतः मराठा को वादा करता है कि उनका पानीपत की युद्ध में सहायता करेगा, परंतु एंड टाइम पे यह अपने वादे से मुकर जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं सूरजमल जाट की मृत्यु के बाद जाट साम्राज्य की बुरी तरह से पतन हो जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं इनके अंतिम रूलर के बारे में। तो गाइस इसके बाद केवल सूरजमल जाट के बाद एक जवाहर सिंह होता है, जो फेमस होता है, जिसकी समय अवधि 1763 ईस्वी से लेकर 1768 ईस्वी तक रहती है। उसके बाद गाइस लास्ट रूलर होता है रणधीर सिंह, जिसकी समय अवधि 1805 तक की होती है। और गाइस इसने 1805 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उनका पेंशनकारी बन गया।